एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी। और जैसा कि मैंने बताया ही है कि हमने एमपी सेट का जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है, क्रैश कोर्स। और एमपी पीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए भी जो नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए भी हमने सोशियो स्फेयर नाम का जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है ना। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इन बैचेस को ज्वाइन करिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम देखें इस बैच का जो एमपीपीएससी का है, तो इसमें अभी जो पेपर होने की संभावना है वो अगस्त मंथ की है। यानी हमारे पास सफिशियंट टाइम है कि हम एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमपी सेट है, इसमें भी हमारे पास ऑलमोस्ट 45+ डेज हैं अभी हमारे पास, है ना। यानी इसकी भी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। जो एंड मोमेंट में जो चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं, या ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, या जहाँ पे हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये जो क्लासेस आपको मिलेगी, जो क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है, वो आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करने वाला है ना। जो आपको, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसमें सफिशियंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, क्या हम कर सकते हैं एग्ज़ाम पेपर के टाइम पे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम सुधार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो यानी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और आगे हम आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज़। अभी तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो हमारी पेड क्लासेस हैं, है ना, जो कि मैंने कहा है कि हम 20 जनवरी से चालू करने वाले हैं, यहाँ से हम ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन पर डे करेंगे। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होंगे, है ना। ऑलमोस्ट जो हमारी क्लास का टाइम होगा वो 1 आवर के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। तो इस माइंडसेट से रहना है। डेली क्लासेस नाइट में आपको मिलेंगे 8 to 9 PM, ओके। सो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है अभी भी क्लासेस को लेके, प्राइजिंग को लेके, कैसे क्या बैच स्टार्ट होना है, क्या कुछ तैयारी हम करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करने वाले हैं, तो आप मेहरा क्लासेस के जो कांटेक्ट नंबर आपको मिले हैं वो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि कैसी क्या क्लासेस होती आई हैं अभी तक, तो मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस आपको देखने मिल जाएंगी। इसके अलावा मेहरा क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। और जो आज ये क्लास मैं लेने वाली हूँ ये भी आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी देखने के लिए, और यूट्यूब पर तो मिलेगी ही, ठीक है। तो आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्लास रिगार्डिंग या बैच रिगार्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसका प्रयोग ये जो किताबें हैं इनमें से किस में इन्होंने इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो पहली बुक है हमारी इंडियाज़ विलेज, सेकंड बुक है हमारी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, और थर्ड बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एंड फोर्थ बुक है द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर एशे। तो अगर हम देखें कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, है ना, ऑप्शन सी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये क्यों है, देखिए यहाँ पर हमें जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो ये कि ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जिसमें तो संस्कृताइजेशन का यूज़ हो ही रहा है, ठीक है, तो आंसर सी कैसे होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से, सॉरी, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो संस्कृतिकरण है ये क्या है। संस्कृतिकरण का सीधा सा मतलब है कि जो निचली जातियाँ होती हैं, है ना, जो लोअर कास्ट होती हैं वो क्या करती हैं, अपर कास्ट के जो रिचुअल्स होते हैं, है ना, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, जो उनका रहन सहन होता है, जो लाइफ स्टाइल होता है, उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। क्या करते हैं ये, उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं उसको कॉपी कर रहे होते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये कहलाती है संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन, ठीक है।
तो जो ये कॉन्सेप्ट है, देखो अगर हम इस शब्द की बात करें तो ये शब्द आया था 1959 में, है ना, हाँ सॉरी 1952 में, ठीक है। ये शब्द का जो इस्तेमाल पहली बार हुआ था वो 1952 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, इनकी ये वाली किताब रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में, इस किताब में पहली बार इस शब्द का उपयोग किया गया था 1952 में। ये बुक आई थी 1966 में, है ना। इसमें इन्होंने क्या किया था, ये जो संस्कृतिकरण है इसके कॉन्सेप्ट को समझाया था, इसकी डेफिनेशंस दी थी, इसके मॉडल को दिया था। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर 6 से ज़्यादा राज्य, है ना, पर स्टडी किया था, और लगभग 100+ गांव पर इन्होंने सर्वे किया था, और उसके बाद जाके इस बुक को लिखी थी, और इसमें पूरी तरह से संस्कृतिकरण को इन्होंने परिभाषित किया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। अब हम बाकी की किताबों को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इंडियाज विलेज, ये आई थी 1960 में। इसकी क्या कहानी है, इस किताब में क्या है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इस किताब से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो इसमें पंचायती राज के बारे में है ना, ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में है, भारत के गांव के बारे में इसमें बात की गई है। यानी ये जो बुक है इसमें पूरी तरह से इंडियाज विलेज के बारे में, भारत के गांव के बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में, कास्ट के बारे में, ठीक है, पंचायत राज जो पंचायती सिस्टम आया उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस बुक का सबसे फेमस बात ये है, या सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहली ऐसी बुक थी, या ये पहला ऐसा इनका काम था जो कैसा था, फील्ड पर बेस्ड था, है ना, क्षेत्र कार्य पर ये आधारित काम था, जहाँ पर इन्होंने कुक्स जो जनजाति है उस पर इन्होंने फील्ड वर्क किया था, क्षेत्रीय अध्ययन किया था, और ये बुक लिखी थी जहाँ पर इन्होंने इस जनजाति के जो कस्टम्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो इनकी कुल देवी होती हैं, ये कैसे क्या चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, क्या इनका कल्चर सिस्टम है, क्या इनकी लाइफस्टाइल है ना, ये कैसे अपने आप को ढालते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ इनकी पूरी कहानी है, वो उन्होंने इस किताब में बताई हुई है, ठीक है। ये बुक आई थी 1952 में, ठीक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया हमने समझ ही लिया है। नेक्स्ट बुक हमारी आती है द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर एसे। ये बुक आई थी 1989 में, ठीक है। तो जब हमने 1952 में ही इस शब्द का यूज़ कर लिया और 1966 में ही हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता, तो इस शब्द को देख के इसे टिक नहीं करना है, ठीक है। 1989 में ये बुक आई थी, और ये क्या है, देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे ऐसे के या निबंध के बारे में ये किताब है, इसमें बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, जिसमें से अगर हम कहें तो लगभग 5 से ज़्यादा जो निबंध हैं वो संस्कृतिकरण पर लिखे गए हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा निबंध जो हैं वो जाति सिस्टम पर लिखे गए हैं, जाति व्यवस्था पर लिखे गए हैं, और बाकी अलग अलग जो टॉपिक हैं, पश्चिमीकरण और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उस पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी किताब है ये निबंधों का संग्रह है, इसमें बहुत सारे एसेज हैं, बहुत सारे निबंध हैं, ठीक है। तो ये किताब कैसी हो गई, निबंध आधारित हो गई। अब ये जो कोहेसिव रोल है ये क्या होता है, कोहेसिव रोल का मतलब होता है एकीकरण या एकाकीकरण, सीधा सा मतलब ये होता है ऐसी चीज जो हमारे सोसाइटी को एक करने में, उसमें यूनिटी लाने में कारगर सिद्ध होती है ना, उसको एक करने में, एक साथ लाने में काम काम करती है, ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें संस्कृतिकरण से, इसको हम समझते हैं कि संस्कृतिकरण से क्या हो रहा है। संस्कृतिकरण से जो लोअर कास्ट है वो क्या कर रहे हैं, अपर कास्ट के जो रिचुअल्स हैं, जो उनका कल्चर है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, उसको क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर कोई ब्राह्मण है ना,
वो तो शुरू से ही पूजा करता आया है, मंदिर जाता आया है, ठीक है। अब अगर कोई लोअर कास्ट का इंसान भी पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, जो अपर कास्ट है, जिसको अपर कास्ट कहा जाता है, उसके कल्चर को, उसके लाइफस्टाइल को कॉपी करने की या अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज क्या हो रही, इससे क्या होगा कि जो ब्राह्मण है और जो लोअर कास्ट है या जो अपर कास्ट है, इनके बीच का जो भेदभाव है वो धीरे धीरे कम होगा। दोनों एक दूसरे को एक ही नजरिए से देखेंगे, दोनों एक दूसरे की चीजों का सम्मान करेंगे, है ना, क्योंकि इन लोगों की लगभग लाइफ स्टाइल जो होगी वो सिमिलर होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं, यानी एक ही भगवान की दोनों पूजा कर रहे हैं, तो दोनों के मन में विचार ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसी चीज हो गई जो कोहेसिव रोल को प्ले करने में अहम भूमिका निभा रही है, ठीक है। तो कोहेसिव रोल हर वो चीज हो सकती है जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को एक करने में अपना रोल प्ले करती है। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हमारा, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार हैं जो मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के लिए बताए हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मैक्स वेबर, है ना, और आंसर क्या होगा 4, ठीक है। दो किसी भी थिंकर ने नहीं बताए हैं, ना 6 बताए हैं, ना ही 8 बताए हैं, ठीक है। 4 ही है जो मैक्स वेबर ने बताया है कि सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार हो सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इन्होंने, जो वेबर हैं, इन्होंने 4 प्रकार के क्या बताए हैं, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, हम सब टैकोस नाम का एक स्नैक्स होता है, टैकोस खाते हैं, तो उससे आप इंस्पायर्ड ये शब्द आप याद कर सकते हैं, टैको या टैवो। टैबू होता है, टैबू की जगह ही टैवो, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी याद करिए, आपको ये नाम जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका टी, सेकंड है आपका ए, थर्ड है सी, एंड लास्ट वन इज ओ, ये सी या वी, ठीक है। टी फॉर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत। ए फॉर इफेक्टिव, यानी भावनात्मक। सी फॉर या वी फॉर, सी फॉर हो जाएगा आपका कस्टम या वैल्यू रेशनल, है ना, ठीक है। और ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रैशनल, ठीक है। ओके, इसका हिंदी हो जाएगा मूल्यों पर आधारित, है ना, और ये हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। तो ये इन्होंने 4 प्रकार के सोशल एक्शन दिए। अब इन्होंने इंडिविजुअल हम समझ लेते हैं कि इन चारों की कहानी क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल या परंपरागत का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशनल पर बेस्ड होती हैं, और वो एक्शन जो हम कर रहे हैं वो परंपरागत के अंतर आएंगे, ठीक है, बिना सोचे समझे, है ना। जरूरी नहीं है कि हम किसी पर्पस के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली होती है ना, दिवाली में हम सालों से क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। हम दिए जलाते आए हैं, और आज भी हम ये चीज़ जो है वो कर रहे हैं, है ना। हम अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, या जो भी त्यौहार आते हैं हम उसको, उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, हम डेली नहा धो के पूजा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ट्रेडिशन है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी काम होंगे वो किसके अंतर आ जाएंगे, ट्रेडिशनल रेशनल के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव या भावनात्मक। ये किस पर आधारित
आधारित होती हैं, आपके फीलिंग्स पर आधारित होती हैं, आपके इमोशंस पर आधारित होती हैं, आपकी भावना पर आधारित होती है। इसको हम बोल सकते हैं भावनाओं से प्रेरित होती हैं ये, है ना। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सपोज आपके सामने कोई रो रहा है, ठीक है, आपके सामने कोई रो रहा है और आप उसको सांत्वना देने के लिए या उसको हिम्मत देने के लिए आप उसे हग कर ले रहे हैं या आप उसका साथ दे रहे हैं, आप उसको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, मत रो। तो ये जो इमोशन आपने दिखाया या ये जो एक्शन आपका हुआ, ये कैसा हो जाएगा, अफेक्टिव रेशनल हो जाएगा, भावनात्मक सामाजिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम या वैल्यू रेशनल, है ना, जो मूल्यों पर आधारित होता है। ये जो होता है ये मूल्यों पर आधारित होता है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं हम उसको फॉलो करते हुए जो भी एक्शन कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जांपल हम पूजा कर रहे हैं, हम धर्म के लिए हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं, हम मोक्ष पाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम नाम काउंट कर रहे हैं ना, नाम जप रहे हैं। तो ये इस तरह के जो भी एक्शन होंगे ये कैसे हैं, ये वैल्यूज पर आधारित है हमारे, ये क्या हो जाएगा, मूल्यों पर आधारित या वैल्यू रेशनल एक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जो भी एक्शन कर रहे हैं वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव रेशनल या उद्देश्यपूर्ण क्रिया। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आप सभी को सेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या कोई सा भी काम करना है। यानी ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके उद्देश्य। ठीक है, अब ये आपके उद्देश्य हो गए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, है ना, आप एक डेली रूटीन फॉलो करेंगे। ठीक है, आप हर वो प्रयास करेंगे, आप हर वो काम करेंगे जिससे कि आप इसको क्या कर सकें, क्लियर कर सकें, इसको क्रैक कर सकें, ये सारे एग्जाम में अपनी एक सीट बना सकें। ठीक है, तो ये जो एक्शन होगा ये एक्शन क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव रेशनल एक्शन कहलाएगा। ये कैसी क्रिया होगी, आपकी उद्देश्यपूर्ण क्रिया होगी, यानी आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। अब सबसे बड़ी बात, हम बार बार बात कर रहे हैं सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, ये होती क्या है, किस तरह के ऐसे एक्शन हैं जिसको हम सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन कह सकते हैं। तो हर वो काम जिसको हम समझकर या जिसके अर्थ को हम समझकर कर रहे हैं, ऐसे काम क्या कहलाएंगे, सोशल एक्शन कहलाएंगे, सामाजिक क्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप सुबह उठे, आपने चाय पिया, आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, ये सब आप सोच समझ के नहीं कर रहे हैं ना, आप इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। आपको भूख लगी, आप चुपचाप बैठे, आपने खाना खा लिया, तो ये कैसे, ये नॉर्मल एक्शन है ना, ये आपके सोशल एक्शन काउंट नहीं होंगे। सोशल एक्शन कब काउंट होगा, कि सपोज आपने सोचा कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ चाय पी लूँ या मैं उनके साथ खाना खा लूँ, उनको भी अच्छा लगेगा, हमारा एक रिलेशन बिल्डअप होगा, है ना, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, या हमारे रिश्तेदारों को पसंद आएगा, वो खुश होंगे। तो उसके साथ आप जो खाना खा रहे हैं, फिर जो आप जो क्रिया कर रहे हैं, आपने सोचा, आपने समझा, आपने उसकी एक मीनिंग निकाली और फिर आपने वो क्रिया करी, है ना, तो वो कहलाएगा सोशल एक्शन। आप अकेले खाना खा रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया। आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं कि अच्छा लगेगा, हम साथ खाना, हम अकेले नहीं खा रहे हैं, है ना, हम किसी की खुशी के लिए, हम अपने रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए, अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, वो उस तरह के हर काम क्या कहलाएंगे, सोशल एक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला नेक्स्ट है हमारा स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके लेखक कौन है, इन द ऑथर ऑफ द बुक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी इज, इनमें से वो कौन है जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो ये किताब लिखी है हैरोल्ड गारफिंकेल ने, और कब लिखी है, 1967 ने, 7 में, है ना। ये क्या है, एथनोमेथोडोलॉजी को हम हिंदी में नृवंश विज्ञान कहते हैं, निर्जाति पद्धति शास्त्र कहते हैं,
इसका एक और नाम है लोक विधि विज्ञान, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है एथनोमेथोडोलॉजी। ये क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, इसके अंतर्गत हम अपने डेली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी छोटे छोटे हमारे रूल बनते जा रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारी दिनचर्या में, घर के अंदर, घर के बाहर, सोसाइटी में, कहीं भी जो रेगुलर छोटे छोटे से रूल बनते जा रहे हैं हम उसको समझते हैं, है ना। और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं यही क्या कहलाती है? एथनोमेथोडोलॉजी, नृवंश विज्ञान, नृजाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आप सपोज आप कहाँ गए, आप एक शॉपिंग करने गए किसी भी चीज़ की, ठीक है। सपोज आपको शुगर चाहिए, है ना, आपको शक्कर लेना है। आप एक शॉपकीपर के पास गए, आप एक दुकानदार के पास गए, आपने उसको बोला कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मुझे ये सामान चाहिए, अगर हो तो आप दे दो। लेकिन उसने क्या कहा कि अगर पैसे नहीं है तो वो नहीं देगा, है ना। यानी यहाँ से आपको ये समझ आया कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को किसी भी चीज़ की कितनी भी ज़रूरत है, सामने वाला मुझे नहीं देगा वो चीज़। अगर मुझे ऐसी चीज़ चाहिए तो मुझे बदले में उसको ये चीज़ देनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा नियम बन गया, और यही हम स्टडी करते हैं एथनोमेथोडोलॉजी में, है ना। कि जो हमारे डेली रूटीन के जो भी छोटे बड़े नियम हो रहे हैं, जो ऐसे सोच समझ कर लिखित रूप में नहीं बने हैं, बस वो बन गए हैं, वो कहलाते हैं, वो उसका जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है। अगर हम बात करें कि अल्फ्रेड शुट्ज हैं या रॉबर्ट मर्टन हैं या क्लिफर्ड गिट्स हैं, तो इन्होंने तो ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में ना बोला है, ना पढ़ा है, ना किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व्ड है ये, है ना। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम इनको जानते हैं, लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी में इनका हमने अभी इतना योगदान नहीं देखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? Who has emphasized on the study of social fact in sociology? सोशल फैक्ट से हम सीधा सीधा बात करते हैं इमाइल दुर्खिम की। सोशल फैक्ट पर, सामाजिक तथ्य पर इन्होंने ही बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। ठीक है। इसको भी हम नेक्स्ट पेज में पहले समझते हैं। देखिए, जो सोशल फैक्ट है, ठीक है, दिया किसने? दुर्खिम ने। इन्होंने ये बताया कि सपोज एक ह्यूमन है, ठीक है। अब इस इंसान के ऊपर समाज का दबाव होता है किसी काम को करने के लिए, उसके ऊपर नियम जो हैं वो क्या हो रहे हैं? थोपे जा रहे हैं, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक है। आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि आपको ये चीज़ करना ही है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दंड मिल सकता है, आपको सजा भी मिल सकती है। और यही चीज़ क्या कहलाती है? सोशल फैक्ट। ठीक है। इसके देखिए 3 बातें हैं। पहला कि ये कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, ठीक है, यानी कैसा होता है? बाहरी होता है। ये बाय बर्थ नहीं होता है, जब आपका जन्म हो जाता है उसके बाद से ये चीज़ें लागू होने लगती हैं। थर्ड है, ये कैसा होता है? ये कलेक्टिव होता है ना। और ये कंपल्सिव होता है, यानी ये कैसा होता है? सामूहिक होता है, ये सबके लिए होता है। और कंपल्सिव होता है, यानी ये बाध्यकारी भी होता है ना, कि आपको ये करना ही है। बाहरी होगा, आपके जन्म के बाद होगा। बाध्यकारी होगा, यानी अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सजा भी मिल सकती है। और ये नियम जो बनते हैं या जो ये प्रेशर होता है ये सबके लिए होता है, स्पेसिफिक एक इंसान के लिए नहीं होता है। ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि सपोज हमें ये पता है कि अगर मंदिर में साड़ी पहनना चाहिए या सूट पहन कर जाना चाहिए, है ना, मंदिर के अंदर। ठीक है। ये क्या है? फैक्ट है कि ये होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जीन्स पहन कर जा रहे हैं, हम
कुछ भी लेदर का जो भी सामान होता है हम वो पहन कर जा रहे हैं, है ना, बेल्ट हो गया या और भी जो चीज़ें हो गई हम वो पहन कर जा रहे हैं। अब सपोज हमने ये किया, हमें करना क्या चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, या हमें ये चीज़ें नहीं पहन के जानी चाहिए, हमें धोती या ऐसी कुछ चीज़ें जो अपना इंडियन वेयर होता है उसमें जाना चाहिए सॉरी। हम क्या करके जा रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें पहन के जा रहे हैं जो शायद लोगों को पसंद नहीं आए या वर्जनीक हो सकती हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कि जो पुजारी होगा वो आपको देखेगा, वहाँ के जो लोग होंगे वो आपको घूर रहे होंगे, ठीक है, या आपको इतना ऑकवर्ड फील करा देंगे कि या तो नेक्स्ट टाइम से आप नहीं पहनोगे, या हो सकता है आपको कोई डांट भी दे, आपको कोई टोक भी दे। रिजल्ट क्या निकलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो आप ऐसी चीज़ें पहन के नहीं जाएंगे। या आजकल जो चल रहा है कि कई मंदिरों में ये नियम बन गए कि आप शॉर्ट्स पहनकर नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये आपको प्रेशराइज्ड किया जा रहा है ना कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो मे बी आपको मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, मे बी आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, मे बी आपका डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। तो ये जो काम है, ये जो चीज़ है, ये जो प्रेशर है, यही क्या कहलाता है, सोशल फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अगस्त काम्ट का देखते। देखिए अगस्त काम्ट ने किस पर बात की है, अगस्त काम्ट ने प्रत्यक्षवाद पर बात की है, पॉजिटिविज्म पर बात की है ना, पॉजिटिविज्म पर बात की है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कि हर वो चीज़ जिसे हम माप सकते हैं, जिसकी हम प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं, वही क्या होगी, सत्य होगी। बाकी चीज़ें को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं जिसे ये देख नहीं सकते या माप नहीं सकते, जिसका ये परीक्षण की जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी पर इन्होंने त्रिस्तरीय नियम भी दिया। क्या है वो त्रिस्तरीय, एक तो है आपका थियोलॉजिकल, नेक्स्ट है आपका मेटाफिजिकल, और थर्ड है आपका यही पॉजिटिविज्म। थियोलॉजिकल बात करता है धर्म से संबंधित या आपके भावना से संबंधित होता है कि भगवान होते हैं, ये आप मानते हैं, भूत होते हैं, ये आप मानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आप बीमार पड़े, यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आप बीमार पड़े तो लोग क्या करेंगे, आपकी झाड़ फूंक कराएंगे, है ना, सॉरी, झाड़ फूंक कराएंगे। क्या समझेंगे कि आपको भूत या प्रेत बाधा हुई है, ठीक है, ओझा के पास लेके जाएंगे, तांत्रिक के पास लेके जाएंगे। लेकिन जब पॉजिटिविज्म आया तो इन्होंने क्या करा, यानी बाद में क्या हुआ कि आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, है ना, आपकी दवाएं कराई जाएंगी, आपको डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा कि ये बीमारी है तो इसके पीछे ये क्या कारण हो सकता है और कैसे ये ठीक हो सकती है। ये है पॉजिटिविज्म, ठीक है। थियोलॉजिकल क्या है कि आप बीमार हुए तो क्या हो गया, झाड़ फूंक शुरू हो गई, भूत प्रेत का समझ लिया कि भूत लग गए या कुछ भी, है ना। तो ये उसमें क्या नहीं, ये आपकी भावना हो गई। यहाँ पे अंधश्रद्धा थी, आंख बंद करके लोग भूतों पे या भगवानों पर भरोसा करते थे। मेटाफिजिकल में क्या हुआ कि ऐसा माना जाने लगा कि भगवान है, भूत है, ये तो नहीं पता, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो कभी कभी हमारी हेल्प भी करती है, और कुछ तो ऐसा है कि हर चीज के पीछे थोड़ा क्यों हो सकता है ना। वाई यहाँ पर उठने लग गया था, क्यों जैसे सवाल यहाँ पे पूछने शुरू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज जैसे बारिश हो रही है ना, तो पहले के लोग समझते थे कि ये भगवान का आशीर्वाद है, उनकी पूजा करते थे और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें करते थे कि ये भगवान की कृपा है कि बारिश हो रही है, ठीक है। मेटाफिजिकल में माना जाने लगा कि हर यही टाइम पीरियड क्यों है कि इसी टाइम पीरियड पर बारिश हो रही है, इसके पहले नहीं हो रही, इसके बाद नहीं हो रही, ये ऐसे कुछ मंथ्स हैं जिसमें बारिश होती है ना। तो सिर्फ भगवान इसी 4 महीने पे क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं, ठीक है, कुछ तो है दृश्य शक्ति की ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन वो क्या है ये यहाँ पर पता नहीं था। जब पॉजिटिविज्म आया तो यहाँ पर पता चला कि भाई बादल हैं, है ना, हवा है, ये मिलके बादल में क्या होता है, पानी होता है, ये हैवी होता है, और अगर हल्का होता है तो हवा दूर लेके जाती है, अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये बरसने लगता है, ठीक है। इसके पूरे एक साइकिल को समझा गया, इसके पीछे तर्क वितर्क होने लग गए, इसकी प्रामाणिकता की जांच होने लग गई। तो ये है प्रत्यक्षवाद, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने क्या करा है, कार्ल मार्क्स किस पर बात करते हैं, कार्ल मार्क्स बात करते हैं
यहाँ पे बताते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में, है ना। वर्ग संघर्ष पर इन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बहुत अच्छे से समझा है। देखो इन्होंने दो तरह के वर्ग बताए, एक वर्ग वो जो शोषण करता है ना, एक वर्ग वो जो शोषण करता है और दूसरा वर्ग वो जो शोषित होता है या जिसका शोषण किया जाता है, ठीक है। अब जो शोषण कर रहा है उसके पास पावर होगी, है ना, फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, मे बी राजनीति भी उसकी स्ट्रांग होगी, पॉलिटिकल पावर भी उसके पास होगी, मे बी अपर कास्ट का होगा, जमींदार होगा, साहूकार होगा। इनके जमीन पे या इनके यहाँ पे जो लोअर कास्ट लोग होते हैं या जो गरीब लोग होंगे वो काम कर रहे होंगे, इनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा होगा, मेहनताना कम दिया जा रहा होगा, या और भी चीज़ें हो सकती हैं कि उनको शोषित किया जा रहा होगा या इनके अधिकारों का वंचन किया जा रहा होगा या इनकी ज़मीन हड़प ली जा रही होगी, यानी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक वर्ग वो हो गया जिसका जो शोषण कर रहा है और एक वर्ग वो हो गया जो शोषित हो रहा है। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना कि इसको पता चलेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या उस चीज़ को ये सहते सहते इतना थक चुका होगा कि ये लड़ने के लिए तो भी तैयार हो सकता है। तो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच में, यहीं से संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और यही है वर्ग संघर्ष। जब दो वर्गों के बीच में जो उनकी सोच है वो मैच नहीं हो रही, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जैसे स्टेज आ रही है और उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकता है, यही कहलाता है वर्ग संघर्ष, जो दिया था मार्क्स ने। मैक्स वेबर का हमने पढ़ ही लिया है, इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इसके लेखक कौन है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है। इसका हमने देखा है कि स्ट्रक्चर पर जो बात है या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर जो बात है ज़्यादातर कौन करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने 1952 पर ये जो बुक है इसे लिखा था, ठीक है। इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि हर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मिलके स्ट्रक्चर बनाती हैं, सोसाइटी को क्रिएट करती हैं और उनके अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दो बात कही कि समाज को जो है वो जीवित प्राणी के रूप में देखा गया है ना, उस समाज को कैसा देखा गया है, लिविंग बीइंग के थ्रू देखा गया है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का अपना एक फंक्शन होता है और जब हर पार्ट्स अपना फंक्शन कर रहे होते हैं तब जाके किसी काम को हम पूरा कर सकते हैं। सपोज हमें भूख लगे तो हाथ क्या करेगा, खाना निकालेगा, उस खाने को मिक्स करेगा, है ना। मुंह क्या काम करेगा, उसको चुई का काम करेगा। फिर जो हमारी ये नाल होती है, आहार नाल जिसे हम कहते हैं, वो उस पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचाएगा, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेशन, यानी इस तरह से पूरा एक काम होता है, सबके अपने फंक्शन होते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है और हर स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं और जब वो फंक्शन प्ले होते हैं तब जाके जो हमारी सोसाइटी है वो प्रॉपर काम करती है, ठीक है। बात करें गिडिंस, गिडिंस ने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी है, ठीक है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी है ना, जिसको हम हिंदी में संरचनाकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि एक तो स्ट्रक्चर होता है ना, और एक क्या होती है, एजेंसी होती है, ठीक है। और ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को बनाते हैं, ठीक है। एजेंसी क्या होगी, ये डिपेंड करेगी आप पर, यानी ह्यूमन पर डिपेंड करती है, इंसानों पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि जो ब्राह्मण है उसका काम क्या है, पूजा करना, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक ब्राह्मण वो क्या हो गया, इंजीनियर बन गया, यानी ऐसा माना जाने लगा कि एक ब्राह्मण इंजीनियर बना है तो ऐसा तो नहीं है कि
बहुत सारे ब्राह्मण भी इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसका काम सिर्फ पूजा करना ही है, यानी वो और भी चीज़ें कर सकता है। इसी तरह से हर कास्ट के लोगों का कोई काम बंधा हुआ नहीं है, हर कास्ट के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो वो चाहे वो काम कर सकते हैं। यानी अब को कोई सा भी इंसान या कोई भी ब्राह्मण क्या बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है ना। ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो जो नया एजेंसी आया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था, ये पुरानी एजेंसी हो गई, फिर ये नया स्ट्रक्चर बना, तो नई एजेंसी आपकी क्या हो जाएगी कि हर ब्राह्मण अब नौकरी कर सकता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। नेक्स्ट बात आती है मिशेल फूको की। तो देखिए फूको ने है ना, एक मिनट, तो फूको जो है इन्होंने तीन बातें की है, तो शक्ति, पावर, दूसरा ज्ञान, नॉलेज, और तीसरा है विमर्श, डिस्कोर्स, है ना। ये तीन बातें करते हैं। इनके अकॉर्डिंग शक्ति जो है वो आज है, कल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ज्ञान में इन्होंने कहा कि जिसके पास ज्ञान है ना, जिसके पास ज्ञान है वो जो है कल शक्ति भी हासिल कर सकता है, शक्ति भी हासिल कर सकता है, ठीक है। और विमर्श में इन्होंने ये कहा कि ये जो है ये आपको सही और गलत में अंतर करना बताता है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही तीन पर बात की है कि भाई जिसके पास नॉलेज है वो शक्ति भी अर्जित कर सकता है। अब बात आती है मेलिनोवस्की की। तो मेलिनोवस्की ने बेसिकली 7 नीड्स पर बात की है, 7 तरह की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात की है। वो जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं वो प्रजनन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, नॉलेज हो गया, मोरालिटी या वैल्यूज हो गई, है ना, हेल्थ हो गया, पावर हो गया। इस तरह से इन्होंने 7 नीड्स पर बात की है, और उन सभी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं, और वो संस्थाएं इन नीड्स को पूरा करने में अपना योगदान देती हैं। सो बेसिकली इसके राइटर कौन हुए, रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में जाति, भारतीय आर्य संस्कृति का, ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ ये हाईलाइट है जहाँ से हमको पहचानना है कि ये क्या है क्वेश्चन, है ना। भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा। ये बात किसने कही है? Caste in India is a Brahminic child of the Indo-Aryan culture. क्या लिखा है ना, cradled in the land of Gangas and the Yamuna and hence transferred to other parts of country. Who said it? तो सीधा सा है, ये कहा था घुरिये ने, और किस में कहा था, इनकी एक बुक आई थी 1932 में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो जाति है वो इंडो आर्यन कल्चर का क्या है, बेसिक एलिमेंट है। इन्होंने क्या कहा कि जो कास्ट है वो इंडो आर्यन कल्चर का क्या है, बेसिक एलिमेंट। और इस बुक में उन्होंने पूरे कास्ट के बारे में, रेस के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया था, और यहीं इसी किताब में इन्होंने ये कोटेशन भी दिया हुआ है। इरावती कर्वे की अगर हम बात करें तो ये जनरली किस पर बात करती हैं, किनशिप सिस्टम पर बात करती हैं, है ना, नातेदारी व्यवस्था पर बात करती हैं। इन्होंने भारत में नातेदारी पर बहुत ज़्यादा काम किया था और उसी पर बेस्ड कई किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। एम एन श्रीनिवास का हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा है कि संस्कृतिकरण पर बात किए हैं। एम के गांधी ने बहुत ज़्यादा समाज सुधार संबंधित काम किए हैं, है ना।
जाति के समर्थक ही जरूर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भी कोटेशन जो है वो नहीं दिया है। इन्होंने वर्ण का सपोर्ट किया है, जाति का सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसा कोई कोटेशन इन्होंने नहीं दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा G.S. घूरिये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड इज, है ना, कौन है ये ऑथर? तो फिनोमिनोलॉजी लास्ट जो हमारा एथनोमेथोडोलॉजी था उसमें भी ये नाम था इनका, है ना। ये कौन है? अल्फ्रेड शुट्ज हैं। इन्होंने फिनोमिनोलॉजी पर ये किताब लिखी है। और फिनोमिनोलॉजी का मतलब सीधा सा ये होता है, देखिए हम एथनोमेथोडोलॉजी में क्या कर रहे थे कि जो हमारे डेली रूटीन के छोटे छोटे से नियम बन रहे थे हम उसको समझ रहे थे, है ना। लेकिन फिनोमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम टाइपिफिकेशन या शॉर्टकट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये टाइपिफिकेशन क्या है, इसको हम पहले ऐसे समझ लेते हैं कि देखो, नृवंश विज्ञान में हम क्या देखते थे, नियम को समझते थे, है ना। लेकिन फिनोमिनोलॉजी, जिसको हम हिंदी में घटना क्रिया विज्ञान कहते हैं, यानी ये किस पर बेस्ड होगी, आपकी घटना पर बेस्ड होगी, जहाँ पर आप समाज को अपने हिसाब से अपने मन से समझते हैं। किसी चीज़ को सुना, किसी शब्द को सुना और एकदम से आपको कोई चीज़ याद आ गई, उस पर बेस्ड होता है ना, यानी ये आप स्वयं समझते हैं। ठीक है, और किसी शब्द को सुन के एकदम से कुछ चीज़ रिकॉल हो जाना ही ये फिनोमिनोलॉजी होती है। ठीक है, और इसी को हम टाइपिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट्स को समझते हैं। तो देखिए ये जो बुक है ना इनकी, ये पहली ऐसी बुक है फिनोमिनोलॉजी जिसको समाजशास्त्र में पहली बार फिनोमिनोलॉजी को लाया गया था। ठीक है, और ये जो बुक है ये कब आई थी, ये आई थी 1932 में। ठीक है, इसमें इन्होंने दो बात की थी, एक तो टाइपिफिकेशन की और दूसरी इन्होंने बात की थी लाइफ वर्ल्ड की। ठीक है, अब ये सॉरी, देखिए टाइपिफिकेशन मतलब आपने कोई चीज़ सुनी, कोई चीज़ देखी और इमीडिएट विद इन 5 सेकेंड आपने उसको समझ लिया, उसका अर्थ निकाल लिया या उसको रिकॉल कर लिया, है ना, विद इन 5 सेकेंड, इमीडिएट। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं कि मानसिक रूप से शॉर्टकट, कि इमीडिएट आपने कुछ देखा, आपकी आंखों ने देखा, तुरंत मैसेज गया दिमाग में कि ये ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाकी वर्दी देखी, है ना, खाकी वर्दी देखी तो आपने इमीडिएट क्या रिकॉल करा कि ये क्या होगा, पुलिस होगा। आपने इंजेक्शन और वाइट कोट देखा तो आपने तुरंत रिकॉल किया कि ये क्या होगा, डॉक्टर होगा। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, टाइपिफिकेशन। लाइफ वर्ल्ड, जिसको हम जीवन लोग भी कहते हैं, इसमें यह है कि अपना रोजमर्रा का जीवन, जहां पर आप सोचते समझते नहीं है, आप काम करते हैं। ठीक है, बिना सोचे बस आप कुछ कर रहे हैं, है ना। आपका डेली रूटीन हो सकता है, आपका कुछ भी यहाँ पर आप आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपकी हैबिट है, यहाँ पे आपकी आदत को हम काउंट कर सकते हैं। आप उठे, आपकी हैबिट है, आपने सीधा ब्रश करने गए, आपने सीधा चाय पी लिया, है ना। ये क्या हो जाएगा, लाइफ वर्क। मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, टाइपिफिकेशन और लाइफ वर्ल्ड। लाइफ वर्ल्ड, आप सुबह उठते हैं और आप चाय पीते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है, आदत है ना, ये लाइफ वर्ल्ड है। लेकिन सपोज आपने एक दुकान ओपन देखी जो चाय की है, ठीक है, आपने चाय की दुकान खुली हुई देखी, आपने तुरंत अंदाजा क्या लगाया, क्या समझा, अब ये चाय बनाएगा, है ना, और आप वहां पर चाय का ऑर्डर देने चले गए। यानी आपने इमीडिएट कोई चीज़ देखी, उसका मीनिंग निकाला आपने, और वही चीज़ क्या कहलाएगी, टाइपिफिकेशन। अगर आपने कुछ बस कर रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं सोच रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका लाइफ वर्ल्ड। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपनी किस पुस्तक में इरविंग गॉफमैन ने नाटकीय उपागम, अभिनय शास्त्रीय उपागम का उल्लेख किया है? इन विच बुक इरविंग गॉफमैन आउटलाइंड हिज ड्रामाटर्जिकल अप्रोच। ठीक है,
माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, असाइलम्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ और इंटरेक्शन रिचुअल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसमें इन्होंने ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस किया था, जिसमें इन्होंने 2 स्टेजेस के बारे में बताया और इन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अभिनेता होता है ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में अभिनेता होता है, कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर ही रहा होता है। और यहाँ पर इन्होंने 2 बात करी है ना, यहाँ पर इन्होंने 2 बात करी। फर्स्ट है फ्रंट स्टेज एंड सेकंड है बैक स्टेज, है ना। यहाँ पर इन्होंने 2 स्टेज की बात की। फ्रंट स्टेज क्या है कि कोई टीचर या कोई भी ऑफिशियल जब ड्यूटी पर है वो आपके सामने से कैसा बिहेव कर रहा है ना। मे बी अगर कोई टीचर की हम बात करें, ठीक है, वो टीचर आपके सामने जब क्लासरूम में है, क्लासरूम में वो कैसा होगा, आपको पनिश कर रहा होगा, ठीक है, आपको स्कॉल्ड कर रहा होगा, है ना, आपको डांट रहा होगा, आपको सिखा रहा होगा, स्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। ये हो गया उसका फ्रंट स्टेज। बैक स्टेज क्या होगा कि वही टीचर जब अपने घर पर होगा तो वो आराम से मे बी सोफे में बैठ के चाय पी रहा होगा, ऐसे ही लेटा होगा, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा। वो उसका पर्सनल लाइफ जो है उसका, वो सॉरी, जो पर्सनल लाइफ है उसका, है ना, पर्सनल लाइफ जो होगा उसका, वो उसका बैक स्टेज होगा। और जो प्रोफेशनल लाइफ होगा वो उसका, वो क्या होगा, वो उसका फ्रंट स्टेज होगा। और ये किसने बताया हमको, ये हमको बताया है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में गॉफमैन ने। ठीक है, अब यहीं से हम बात करें गॉफमैन की ही 2 और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं, जो असाइलम है ना। ये भी इनकी असाइलम जो बुक है ये इनकी किस पर बेस्ड है, इंस्टीट्यूशंस पर, है ना, यानी संस्थाओं पर बेस्ड है, जिसमें इन्होंने पागल खाने के बारे में बात किया है कि वहाँ पर जो पागल खाने में जो एडमिट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनकी क्या कैसी लाइफ होती है, क्या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ है, वो इस बुक में उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरेक्शन रिचुअल का, तो ये भी गॉफमैन का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसमें इन्होंने ये कहा कि सामाजिक संपर्क को डेवलप करने के लिए, सामाजिक संपर्क हमें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ड्रामेटिक रिचुअल्स करने पड़ते हैं। एक सेकंड गाइस, ठीक है, ओके, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर गॉफमैन ने ये नहीं, ये हो गया था ना, इंटरेक्शन रिचुअल चल रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि हमको सामाजिक संपर्क बनाने के लिए कुछ ड्रामेटिक एक्शंस करने होते हैं, कुछ ड्रामेटिक रिचुअल्स निभाने होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने 4 स्टेज बताई, है ना। ओके, यही समझ लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने ड्रामेटिक रिचुअल्स को करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 4 स्टेज बताई। इसको आप ऐसे याद करिए, G A M और E, गेम। ठीक है, बस याद हमको ये रखना है कि E हमको पहले लेना है और M बाद में रखना है। नाम आप गेम से ही याद कर सकते हैं। ठीक है, G फॉर हो गया आपका गैदरिंग, यानी इकट्ठा होना। ठीक है, A फॉर हो गया आपका अवेयरनेस। ठीक है, यानी जागरूक होना। E फॉर आपका हो गया इमोशनल एनर्जी। है ना, इमोशनल एनर्जी। और M फॉर आपका हो जाएगा सॉरी, म्यूचुअल फोकस। ठीक है,
गैदरिंग क्या होगा, इकट्ठा होना, कि सपोज किसी दोस्त की या रिश्ते रिश्तेदार की शादी है या पार्टी है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेज आपका हो जाएगा गैदरिंग, कि वहाँ पर आप सब लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। और दूसरा हो गया अवेयरनेस, जहाँ पर आपने जागरूकता दिखाई, आपने देखा कि एक दूसरे को देख रहे हैं कौन क्या बिहेव कर रहा है, किसने क्या पहना है, कौन कैसा है, क्या कुछ है ना, यानी चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है इमोशनल एनर्जी की, जहाँ पर जब आप मिल रहे हैं किसी से तो क्या हो रहा है, मे बी आप प्रेम पूर्वक मिल रहे होंगे, दोस्ती हो रहेगी, आपको फन हो रहा होगा, है ना, आप में उत्साह बढ़ रहा होगा, एनर्जी फील हो रही होगी, आप एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेज, ठीक है। और यहाँ पे चौथा और मेन हो गया आपका म्यूचुअल फोकस, जहाँ पर आप सबका फोकस क्या है कि सामने वाले की जो शादी हो रही है आप वो अटेंड कर रहे हैं या उसकी आप पार्टी में आए हैं, है ना। तो ये हो गया आपका फोकस। इस तरह से इन्होंने इस चीज़ की 4 स्टेज बताई, ठीक है। अब बात आती है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, लास्ट ऑप्शन ये बचा था, और ये है हमारे GH मीड, जहाँ पर इन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात की है, ठीक है। और उसमें इन्होंने आई वर्सेस मी का कॉन्सेप्ट दिया है, जहाँ पर इन्होंने आई को स्वतंत्र बताया है, आई कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, और मी जो है वो कैसा होता है, वो होता है सामाजिक। और अगर आई और मी का झगड़ा हो रहा है तो हमेशा मी ज़्यादातर, है ना, 99% होता है कि मी जो है वो जीत जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज आपको क्लास नहीं जाना है, या आज आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, आज आपका मन हो रहा है कि आज मैं थोड़ा लेट जाऊं, ये कौन कह रहा है, आई कह रहा है कि मैं जो है आज ऑफिस क्या करूं, थोड़ा सा लेट जाऊं, थोड़ा सा देरी से जाऊं। लेकिन आपके मन में फिर मी आया, मी ने क्या कहा कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो जो मेरे बॉस हैं वो मुझे डांटेंगे, है ना, मे बी मेरी सैलरी कट सकती है। तो एंड में आपकी क्या डिसीजन लेता है कि अरे हो गया, मैं टाइम पर ही चला जाता हूँ। तो डिस्कस तो दोनों के बीच हुआ, आई जो है जो आप चाह रहे हैं, मी वो है जो कहीं ना कहीं किसी डर से, थोड़े बहुत प्रेशर से, या जो एक्शन का रिएक्शन हो सकता है वो आप सोच के काम कर रहे हैं। तो एंड में ज़्यादातर केसेस में मी ही जीतता है, और आप वो करते हैं जो करना चाहिए उस वक्त पे, या जो आप सोसाइटी को देख के, आप अपने उस ड्यूरेशन पे, उस टाइम पीरियड को देखते हुए जो सही होगा, है ना। तो ये है आई वर्सेस मी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसने आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई माना है, हु हैज कंसिडर्ड नेटवर्क्स एज अ बेसिक यूनिट, एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, है ना। मॉडर्न सोसाइटी में नेटवर्क को मूल इकाई, बेसिक यूनिट किसने माना है, तो ये आएंगे हमारे मैनुअल कैशेल, ठीक है। इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी पर सिद्धांत भी दिया था, जहां पर इन्होंने ये कहा कि जो समाज की मूल इकाई है वो क्या है, नेटवर्क है, ना कि किसी तरह का इंसान, ना ही किसी तरह की संस्था, है ना। इन्होंने मूल इकाई बोला किसको, नेटवर्क को, मॉडर्न सोसाइटी का, ठीक। और देखा जाए तो आज के टाइम पे हम हर वो चीज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी है, हम तुरंत जोमेटो ओपन कर लेंगे, 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में खाना आ जाएगा। हम स्विगी ओपन कर लेंगे, हमको इमीडिएट कोई ग्रॉसरी चाहिए, हम ब्लिंकिट यूज़ कर लेंगे, या हम कोई दूसरा जेप्टो वगैरह यूज़ कर लेंगे, बिग बास्केट यूज़ कर लेंगे, है ना। हमको शॉपिंग करनी है, कोई वैसे सामान चाहिए तो अमेजोन यूज़ करेंगे, फ्लिपकार्ट। यानी आज का टाइम पीरियड कैसा, बिना नेटवर्क के तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना। बिना टेक्नोलॉजी के तो हम आज के टाइम पीरियड में रहना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ जो मैनुअल कैसल हैं, इन्होंने अपनी इस बुक में भी कहा था, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी। मैं लिख देती हूँ, द राइज ऑफ
सोसाइटी, और ये बुक इनकी आई थी 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बोर्दियू ने क्या कहा है। देखिए, बोर्दियू बात करते हैं कल्चरल कैपिटल के बारे में, जहाँ पर इन्होंने कहा कि जो संस्कृति है वो समाज में हमको श्रेष्ठ बनाती है ना। अगर आप बहुत कल्चर्ड इंसान हैं, बहुत ही बिहेवियरफुल इंसान हैं, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल उतना सही नहीं है, तो मे बी आपकी बुराई भी हो सकती है। तो इन्होंने कल्चरल कैपिटल्स के बारे में बात की। जुर्गेन हैबरमास क्या बात करते हैं, ये पब्लिक स्फेयर के बारे में बात करते हैं, पब्लिक स्फेयर की ये बात करते हैं। क्या है पब्लिक स्फेयर? एक ऐसा माध्यम जहाँ पर लोग आकर के अपनी बात कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना। एक ऐसा सोशल मीडिया में एक ऐसा स्पेस हम बोल सकते हैं, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने ओपिनियन को साझा कर सकते हैं, वो पब्लिक स्फेयर कहलाता है। और ये दिया था, इसकी बात करते हैं हैबरमास। ठीक है, अगर हम बात करें फूको की, तो फूको के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये क्या करते हैं, शक्ति, ज्ञान और विमर्श की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु ऑथर्ड द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? तो देखिए, ये बहुत पुरानी बुक हो गई है और बार बार एग्जाम में आई हुई बुक है। इसके जो लेखक हैं वो हैं अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब लिखी है। और इसमें इन्होंने एलिमिनेट करने के लिए कहा है कास्ट सिस्टम को, है ना। इन्होंने कहा है कि जो जाति प्रथा है उसको हटा देना चाहिए, उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, सबको एक जैसा एक ही पैमाने पे नापा जाना चाहिए, किसी को कास्ट बेस, उसके जाति के आधार पर नहीं मापना चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि जाति के साथ साथ मनुस्मृति को भी नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो मनुस्मृति है यही जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, इसको बढ़ावा देती है। ये कहना था BR अम्बेडकर का। अब बात करें MK गांधी और GS घुरिये, इन्होंने ये कास्ट के सपोर्टर रहे हैं, है ना। ये दोनों ही कास्ट के, यहाँ तक कि वर्ण के भी, है ना, कास्ट और वर्ण के ये दोनों ही सपोर्टर रहे हैं। उस पर इन्होंने काम किया है, हालांकि इन्होंने उस पर भी बहुत चीज़ें जो गलत हैं उस पर भी इन्होंने बात कही है, लेकिन ये सपोर्टर है। लेकिन अंबेडकर कास्ट के सपोर्टर नहीं रहे हैं। ठीक है, और इनका तो हमने कॉन्सेप्ट भी देखा है। इंडो आर्यन का जो कल्चर हमने लास्ट क्वेश्चन में किया भी था, उसमें भी ये कास्ट के बारे में ही बात कर रहे थे, है ना। उसको बेसिक एलिमेंट इन्होंने माना हुआ था। अब बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी की। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है वैल्यूज़ पर, है ना। इन्होंने वैल्यू पर, मूल्यों पर बहुत सारा काम किया और उन्हीं पर इन्होंने की जो किताबें हैं, आई थिंक 20-25 किताबें तो ऐसी हैं जो सीधे सीधे वैल्यूज़ पर ही बेस्ड हैं इनकी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना रिसर्च से, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर कहीं भी कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लीज़ क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी क्लासेस 20 जनवरी से कंटिन्यू होने वाली हैं, लाइव हो जाएंगी। और स्टार्टिंग से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बेहतर होगा कि कोई बैगेज नहीं होगा लास्ट टाइम पे, बैकलॉग नहीं होगा कि हमने ये चीज़ छोड़ दी, ये चीज़ कर दी। और MP सेट के लिए तो हमारे पास अब टाइम भी नहीं है ज़्यादा, है ना, लिमिटेड डेज़ हैं और इन डेज़ में हमको इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हम ये क्रैक कर सकें। सो जितना जल्दी हो सके आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्लास अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।